नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार मदन मोहन 9वीं क्लास के राजनीति विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हूँ। पहले तो आप सबों का स्वागत है फेसबुक के पेज द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। हमारा एक मिशन चल रहा है, वो मिशन है मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। तो मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए संपूर्ण सिलेबस को पढ़ाए जाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में राजनीति विज्ञान के साथ मैं डॉक्टर कुमार मदन मोहन उपस्थित हूं। तो हमारा आज से पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। हमारे राजनीति विज्ञान विषय का पहला चैप्टर है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समकालीन विश्व में लोकतंत्र यानी समकालीन का अर्थ होता है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। तो इस विषय में हम बात करेंगे। तो हम बताना चाहेंगे बच्चों कि यह जो 21वीं शताब्दी है, यह 21वीं शताब्दी राजनीति के क्षेत्र में लोकतंत्र का शताब्दी माना जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र को ही इस समय सबसे उच्च स्थान प्रदान की जा रही है। यूं तो बच्चे आपने छठी से ही लोकतंत्र के विषय में जानना और पढ़ना शुरू कर दिया होगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। लेकिन लोकतंत्र इतना ही नहीं है। लोकतंत्र की व्यापकता लोगों के परिवार की जड़ों तक फैला हुआ है। पहले क्या होता था कि कोई डिसीजन लेना होता था तो हम कहते थे कि पापा से पूछ लेंगे, अभिभावक डिसीजन लेंगे। लेकिन अब इस प्रथा का भी अंत हो रहा है। लोग कहते हैं कि पहले मैं परिवार में बात कर लेता हूं, सब लोगों की राय ले लेता हूं, फिर हम काम करेंगे। यानी परिवार जैसी छोटी इकाई में भी जहां कुछ लोग आपस में परस्पर जुड़े हुए रहते हैं, वहां भी लोकतंत्र की आस्था बढ़ गई है। फिर राज्य, राष्ट्र, समाज की तो बात ही क्या। तो अभी का समय लोकतंत्र के लिए उपयुक्त समय है। और अगर हम विश्व परिदृश्य की बात करें तो विश्व के अधिकांश देश, यूं कहें तो आधे से अधिक देशों ने लोकतंत्र की सत्ता स्वीकार कर ली है। लोकतंत्र को उन्होंने किसी भी रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र हर जगह एक ही रूप में नहीं है, इसके कई रूप हैं, कई आयाम है, जिस पर हम अगले अध्यायों में बात करेंगे। लेकिन जहां तक लोकतंत्र की बात है तो विश्व के अधिकांश देशों ने इसे स्वीकार किया है, या कुछ देश इसके लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, या कुछ देशों का यह एक उद्देश्य मात्र बनकर रह गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जो विश्व को जोड़ने के लिए एक बहुत शक्तिशाली संगठन है, वहां भी लोकतंत्रात्मक तरीके से ही कार्यों को गति दी जाती है। तो अब हम चलते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र अचानक से ही लोगों को प्राप्त नहीं हो गया। इसके लिए संघर्ष भी करनी पड़ी, क्योंकि विश्व में अचानक से कुछ नहीं मिल जाता। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो राजतंत्र, तानाशाही जैसे शासन तंत्रों को तोड़कर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए भी विश्व में लोकतंत्र की संघर्ष की कहानियां हुई, लोकतंत्र के संघर्ष के लिए लड़ाइयां हुई। तो इन लड़ाइयों में से कुछ देशों का उदाहरण हम लेंगे। हमारे बहुत नजदीक एक देश है उत्तर में, वह है नेपाल। एक ऐसा राष्ट्र जो आज तक पराधीन नहीं हुआ, लेकिन वहां भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ी गई। जी हां, वर्ष 2006 की घटना है। पूरे राज परिवार में कुछ दुर्भाग्यवश कहें या साजिशवश राज्य के नेपाल सम्राट के परिवार में जहरखोरी की घटना हुई। यानी खाने में विष मिला दिया गया और परिवार के बहुत सारे लोग मर गए। इसके बाद विदेश में रहने वाले एक राज परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति राजा ज्ञानेंद्र आए। उनका शासन तंत्र शुरू हुआ, लेकिन जनता को यह शासन मंजूर नहीं था। वो राजतंत्र के जंजीरों को तोड़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि हमारे भी देश में भी लोकतंत्र की स्थापना हो। और इसके लिए जरा सा हम देख लेंगे कि पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र कैसे थे। ये पूर्व नरेश नेपाल के नरेश ज्ञानेंद्र थे।
और इनके शासन काल में ही नेपाल में लोकतंत्र की लड़ाई शुरू हुई। 6 अप्रैल 2006 को नेपाल के 7 राजनीतिक दलों ने मिलकर आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन अत्यंत उग्र हो गया, लेकिन इस आंदोलन की खासियत थी कि पूरा जन समूह, जन समर्थन इस आंदोलन के साथ था। और यही कारण है कि बहुत कम समय में यानी 24 अप्रैल को ही नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र के द्वारा संसद की स्थापना की गई और 7 दलों के हाथ में राज्य की सत्ता, नेपाल की सत्ता सौंप दी गई। इस तरह नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना सफल हो पाई। हम दूसरी तरफ चलते हैं तो हमारा ध्यान जाता है चिली की तरफ। चिली दक्षिण अमेरिका का एक राज्य चिली। यहां पहले से तो लोकतंत्र था, लेकिन कुछ कारणवश लोकतंत्र यहां सैनिक शासन तंत्र में बदल गया। जी हां, 11 सितंबर 1973 को दक्षिण अमेरिका का एक देश चिली में लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया और यहां के तत्कालीन राष्ट्रपति ओयेंदे की हत्या कर दी गई और पिनोसे वहां का सैनिक शासक बन बैठा। 17 सालों तक उसने निर्विरोध सत्ता का संचालन किया, लेकिन 17 सालों के बाद उसने सोचा कि अब हम जनमत संग्रह करा लेते हैं, क्योंकि सरकार तो मेरी ही बनेगी। बहुत सशक्त स्थिति में था वह पिनोसे। इसके बाद उस देश में चुनाव हुए और पता है, अभी तक चिली की जनता ने लोकतंत्र को भूला नहीं था। उनके हृदय में लोकतंत्र लाने के प्रति एक आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन ने दिखा दिया 1988 में। ठीक 17 साल के बाद 1988 में फिर से लोकतंत्र की स्थापना हो गई और बहुत भारी बहुमत से नई सरकार, लोकतंत्रात्मक सरकार सत्ता में आ गई और मिसेज बैसेल जो पिनोसे के द्वारा परेशान किया गया एक शख्सियत था, मिशेल बैसले को राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया। इस तरीके से चिली में हमने देखा कि लोकतंत्र समाप्त हो गया और फिर से सैनिक शासन तंत्र को तोड़ते हुए 17 सालों के बाद लोकतंत्र की स्थापना हो गई। एक तीसरे कहानी की तरफ हम चलते हैं और वो तीसरे देश की कहानी है पोलैंड की कहानी। जी हां, पोलैंड की कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि पोलैंड एक ऐसा देश था जहां लोकतंत्र नहीं था। वहां शासन की व्यवस्थाएं तो चल रही थी, एक दलीय शासन पद्धति थी, तानाशाही स्वरूप था, लोग आंदोलन नहीं कर सकते थे, लोग एक शासन के तले अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक घटना घटी। जहाज रानी एक कंपनी थी, लेलिन जहाज रानी कंपनी, उसमें काम करने वाली एक महिला कर्मचारी को बिना कारण कंपनी ने हटा दिया और इसके बाद वहां एक माहौल बना और लोगों ने हड़ताल कर दिया। यह उस देश के लिए पहली ऐसी घटना थी। उस हड़ताल को दबाने का पूरा प्रयास किया गया और जितना प्रयास किया गया, राजनीतिक अंकुरें जो पुष्पित और पल्लवित हो रही थी वहां के लोगों में, उसने उस आंदोलन को और भी सशक्त बना दिया। जी हां, जरा आप गौर से देखेंगे, लेक वाशेला पोलैंड के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कमान संभाली पोलैंड की आंदोलन की और आंदोलन अपनी चरम पे पहुंचा। लेकिन इस आंदोलन को तबाह करने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिए गए, सैनिकों को बहाल कर दिया गया। इस आंदोलन को क्रश करने के लिए बहुत सारे जन धन की हानि भी हुई, लेकिन लास्ट में, अंत में पोलैंड को मजबूर होना पड़ा चुनाव कराने के लिए और 100 सीटों के लिए, पोलैंड की सीनेट की सभी 100 सीटों के लिए चुनाव हुआ। और बता दें कि लेक वालेसा के द्वारा जो संचालित राजनीतिक पार्टी थी सोलिडेटरी ने 100 में से 99 सीट जीत लिए। तो लोकतंत्र इस तरह से लोगों के, पूरे देश के मन में बस गया है कि वह लोकतंत्र छोड़कर दूसरे शासन प्रणाली की ओर जाने की कोशिश ही नहीं करते। अब हम जरा सा बात करेंगे एक बहुत
शक्तिशाली साम्यवादी देश की, और वो है सोवियत संघ रूस। जी हाँ, सोवियत संघ रूस 1991 से पहले जब वह विघटित नहीं हुआ था, उस समय भी वह शान से कहता था, सोवियत संघ रूस, कि हमने अपने देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर ली। यानी लोकतंत्र को वह देश भी पसंद करता रहा। वहां भी उस समय भी योग्यता के आधार पर लोगों को काम मिलते थे, समानता का प्रचलन था, यानी समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता था। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सोवियत संघ रूस में भी था। अंततः हम इन चारों देशों की कहानियों को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वास्तव में लोकतंत्र समकालीन विश्व की एक पहचान बनी है, और लोकतंत्र की चाह समकालीन विश्व में प्रत्येक देश को है। हाँ, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना स्वतः हुई। राजतंत्र के शक्तियों को धीरे धीरे सीमित किया गया और वहां लोकतंत्र बहाल हो गया। यानी विश्व के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे देश खुद को लोकतांत्रिक कहानी की होड़ में लगे हुए हैं। हम आगे देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र का कहां से आया और कैसे आया। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।